हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज आपके हम अपने नए सेशन यानी 2024-25 के बैच को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां आज सबसे पहली क्लास हम अपने इस सेशन में लेंगे आपसे क्लास 12th के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पर पहले चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी इस फिजिक्स में सबसे पहली यूनिट आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अपनी इकाई 1। क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे? इकाई 1। और ये इकाई फर्स्ट हमारी कौन सी है? स्थिर वैद्युतिकी। इसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर के नाम के बारे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बच्चों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आप देखो यहाँ पर तो हमारे सामने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हमारे इस इकाई का नाम, इसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी से अगर हम इसका मतलब निकालना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे आज क्लास को लेकर के चलेंगे, क्योंकि आज से शुरुआत कर रहे हैं नए बैच की। तो बहुत ही आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे, ताकि आपकी अगर पहली क्लास भी हो या आपसे कोई पोर्शन कभी भी छूटा हुआ हो क्लास 11th का लेकर के या कुछ भी, तो यहाँ पर 12th की बातों को समझने में आसानी हो और आपको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर पहले देखेंगे तो स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी होती है, स्थिर का मतलब ही होता है, स्थिर मतलब रुका हुआ। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। और आपको वैद्युतिकी का मतलब तो पता ही होगा कि इसका मतलब होता है हमारा आवेश। तो यहाँ पर जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे आपस में, वो हमारी किससे रिलेटेड होगी? हमारे आवेश से, जिसे हम बोलते हैं चार्ज। अब रुका हुआ और आवेश, इसका मतलब यहाँ पर हमको साफ साफ ये क्या करना है कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है और दूसरा चैप्टर नंबर हमारा जो 2 है, हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर वैद्युतिकी का, इन दोनों चैप्टर में हमको सिर्फ एक चीज को देखना है, या आप कह सकते हो कि एक ही चीज को पढ़ना है, जहां पर आवेश हमारा कैसा होगा? रुका हुआ होगा। मतलब चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड में दो चीजें हमको डिस्कस करनी है, वहां पर हमेशा आवेश कैसा होगा? रुका हुआ। आवेश को हम लोग दर्शाते हैं Q से, और रुका हुआ का मतलब होगा यहाँ पर कि उसकी वेलोसिटी हम लोग क्या मान करके चलेंगे? 0। मतलब जो हमारा आवेश होगा वो साफ साफ शब्दों में बोले तो रुका हुआ होगा। इसीलिए इस इकाई का नाम स्थिर वैद्युतिकी रखा गया, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमको जो भी चीजें डिस्कस करनी है चार्ज से रिलेटेड, वहां पर चार्ज जो होगा हमारा रुका हुआ होगा, मतलब वो चल नहीं रहा होगा, एक जगह स्थिर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस इकाई के अंतर्गत हम अपना पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा क्या है वो? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यानी हमारा कौन सा है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। ये चैप्टर हम आज पहले डिस्कस करेंगे। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस क्लास की। तो बच्चों, सबसे पहले पेन कॉपी उठाइए, हेडिंग लगाइए। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसकी इकाई हमारी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पर इस चैप्टर की जो सबसे फर्स्ट हेडिंग आपसे हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा वो क्या होगा कि भैया सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिर आवेश किसे बोलते हैं। तो आपने इसकी डिफिनेशन पहले भी पढ़ रखी होगी, या
आपने हाई स्कूल में भी देख रखा होगा इसके बारे में, सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई होगी और उसके बाद 11th में भी पढ़ रखा होगा। फिर भी किताबों से हटकर एक थोड़ी अलग सी डेफिनेशन को हम यूज करते चलेंगे, जिससे हमको आवेश को समझने में आसानी हो और हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के आसानी से समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश और क्षेत्र, जहां पर पहली हेडिंग हमारी क्या होगी, आवेश। तो बच्चों सबसे पहली हेडिंग हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर की, वो है हमारा क्या, आवेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। अब आपको तो इतना पता ही होगा कि आखिर चार्ज को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट क्यू का यूज़ करते हैं, स्मॉल क्यू, जिससे हमको पता चलता है कि आखिर ये क्या है, हमारा ये चार्ज है, यानी ये हमारा क्या है, आवेश। अब आपसे अगर कहा जाए कि आवेश आप किसे कहोगे, तो देखिए आवेश एक ऐसी चीज होती है जिससे हमको किसी भी वस्तु का भौतिक गुणधर्म पता चलता है कि वहां पर वो चुंबकीय क्षेत्र में है कि हमारा वैद्युत क्षेत्र में है। मतलब कि वहां पर किसी वस्तु का जो भौतिक गुणधर्म होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो रखा है कि वैद्युतीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो रखा है, या कहीं पर पहले से आवेश अगर उपस्थित है तो हम उसका अनुभव किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप लोगों ने किताबी भाषाएं बहुत सी पढ़ रखी होंगी, बट यहाँ पर थोड़ी सी एक अलग डिफिनेशन को हम लेकर के चलेंगे जिससे समझ में आए। तो आप यहाँ पर साफ साफ कह सकते हो कि कोई वस्तु है हमारे पास, तो आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा भौतिक गुणधर्म होता है जो कि विद्युत क्षेत्र और दूसरा क्या होता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों चीजों के बारे में हमको बताता है। और अगर कहीं पर आवेश उपस्थित है तो उसका हमको अनुभव, या कह सकते हो कि उसके प्रभाव का अनुभव कराता है हमें। तो हम डिफिनीशन में पहले साफ साफ से लिखेंगे, फिर आगे समझेंगे कि कैसे कहाँ से इस आवेश की उत्पत्ति हुई है। तो लिखेंगे इसमें हम कि आवेश किसी वस्तु का, साथ में नोट डाउन करते चलिए, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है पहली लाइन हमारी क्या हुई कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं यह विद्युत क्षेत्र एवं एवं दूसरा क्षेत्र हमारा कौन सा आता है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र। दो क्षेत्र की बात क्या कहा हमने कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है, को उत्पन्न कर सकता है, को उत्पन्न कर सकता है। इतना पोर्शन नोट डाउन। आगे लिखेंगे इसमें, तथा इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है, तथा इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो बच्चों ये हमारी होती है डिफिनीशन। देखिए डिफिनीशन ऑलवेज ऐसी पुट कीजिए आप अपनी तरफ से कि आपको उस पैटर्न को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी तो बुक्स में हर जगह दे रखा है, आपके एनसीईआरटी में भी, अगर कोई बुक लेंगे उसमें भी, कि एक लाइन में डिफिनीशन आसानी से दे रखी होगी। लेकिन हमेशा कोशिश वो कीजिए कि आपको किसी भी चीज की डिफिनीशन का सही पैटर्न पता चल सके, कि आप अपने हिसाब से डिफिनीशन बना सको और उसको कहीं पर लागू भी कर सको। तो हमने क्या कहा, फिर से रिपीट करते हैं
कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुणधर्म होता है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा इनके प्रभावों को अनुभव कर सकता है, यानी उसको महसूस कर सकता है। अब अगली हेडिंग हमारी यहाँ से क्या होगी कि आखिर ये आवेश तो हमको पता चल गया कि ये किसी भी वस्तु का भौतिक गुणधर्म हो सकता है, वो वस्तु कैसी भी हो सकती है हमारी। देखिए अब यहाँ पर हमारी ध्यान देने वाली बात क्या होगी, कुछ चीजें हमारे पास आवेशित होती हैं, मतलब वहां पर पहले से आवेश उपस्थित रहता है, परंतु कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जो अनावेशित होती हैं, उदासीन होती हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता है, फिर भी वहां आवेश की गणना हम करते हैं। और वो रीजन क्या होता है कि कहीं पर भी, जैसे आप एक चीज पता है आपको कि हम मानते हैं कि ये हमारी एक पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक पृथ्वी है और इसी पृथ्वी के ऊपर हम कहीं ना कहीं क्या है, विराजमान है, यानी इसी पृथ्वी के ऊपर हम कहीं ना कहीं उपस्थित हैं, कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, धरती माता है। तो अब आवेश जैसे यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उत्पन्न कर सकता है, तो रीजन क्या आता है यहाँ पर देखो आप, तो हम अगर इस पृथ्वी पर विराजमान है या कोई भी चीज हम ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं या स्वयं भी उछलने की कोशिश करते हैं तो वापस से कहाँ आकर के गिरते हैं, इस पृथ्वी पर। मतलब ये पृथ्वी हमको क्या कर रही है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और जिस बल के द्वारा ये आकर्षित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये तो छोटे से बच्चों को भी पता होगा, जो हमारे 7th 8th वाले बच्चे हैं, या उसके बाद हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है, हमको ये बहुत दिनों से पता है कि हाँ, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, दूसरी चीज, अब ये गुरुत्वाकर्षण यानी ये पृथ्वी हमारी क्या है, एक तरह की चुंबक की तरह कार्य कर रही है और इसका अपना कोई ना कोई एक क्षेत्र है, ये उसी क्षेत्र के अंतर्गत हमको अपनी ओर आकर्षित करती है। कैसे, हम जब पृथ्वी पर विराजमान होते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ हमारा क्या होता है, मास होता है, भार होता है, और इस पृथ्वी पर भी इसका स्वयं का कुछ ना कुछ क्या है, वेट है, यानी कुछ ना कुछ भार है। और किसी भी दो भार वाली चीजों के बीच में जब एक फ्रिक्शन लगता है जिसे हम घर्षण बोलते हैं, तो वहां पर उसकी वजह से जो उत्पन्न बल कार्य करता है वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण हम इसकी तरफ में खिंचे हुए होते हैं। कितना भी फोर्स लगा करके हम एक बार ऊपर जाने की कोशिश करें, वापस से वहीं पर आएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, अनुभव करने वाली चीज है। ये हमारे साथ रोज की लाइफ में हमारे होता आ रहा है कि हमको पता है गुरुत्वाकर्षण हमको आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, पृथ्वी की तरफ। दूसरी चीज, सेम इसी प्रकार हमारा आवेश भी होता है कि दो वस्तुएं अगर आपस में हैं, चाहे ये उदासीन हो, चाहे इनके ऊपर पहले से चार्ज हो या ना हो, या ये अनावेशित हैं या आवेशित हैं, कुछ भी हैं, तो इनका भी स्वयं का कुछ ना कुछ वेट होता है, यानी कुछ ना कुछ इनका मास होता है। अब इसी मास के अंतर्गत अगर इनमें जरा सा भी घर्षण यानी फ्रिक्शन वर्क करता है, तो फ्रिक्शन के वर्क करने से यहाँ पर जो एक नई चीज निकल के आती है वो हमारी होती है क्या, आवेश। भार के ही कारण उत्पन्न होने वाली कोई भी चीजें आपस में हमारी ये होती हैं, तो ये होगा हमारा क्या, आवेश। अब ये मान लीजिए पहले से अनावेशित थी, हमने आपस में दो चीजों के बीच फ्रिक्शन कराई, हमने उसको रगड़ना स्टार्ट किया, तो जो अनावेशित चीज थी उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज क्या हुआ, उत्पन्न, तो वो भी अपनी एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी पर लगने वाला बल भी हमारे और पृथ्वी के भार के कारण भी हमको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो सेम एज ये जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनका अपना खुद का एक भौतिक गुणधर्म होता है आवेश, कि वहां पर वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कोई भी चीजें उत्पन्न कर सकती हैं। अभी हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमको अभी देखना है विद्युत क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा आगे आएगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब यहाँ से अगली हेडिंग जो हम लोग अपनी नोट डाउन करेंगे वो हमारी होगी, आवेश तो क्या है हमको पता चल गया, लेकिन ये आवेश उत्पन्न कहाँ से हुआ, ये पैदा कहाँ से हुआ, या इसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली, आइए उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो हमारा
अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, आवेश की संकल्पना। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी आवेश की संकल्पना, यानी आवेश की संकल्पना यानी कंसेप्ट ऑफ चार्ज हमारा होता क्या है। आखिर में हमको आवेश के बारे में जानकारी मिली कहाँ से, इस चीज के बारे में मेन फंडा है, तो यहाँ पर उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो पहला पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे, आप पहले पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं उसके बारे में आखिर ये हुआ कैसे था। पहला पॉइंट, आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है बच्चों। तो हमेशा याद रखना कि आवेश की संकल्पना हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, 9th में, 10th में, 11th में, सब जगह, तो उतनी चीजें तो जानकारी में होंगी। पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझाते हैं आपको। पहली चीज, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। ठीक बच्चों, ये पहली लाइन हमारी होगी कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी से, ये भी सारी चीजें आपको पता होंगी, अभी आपको जब बताएंगे तो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश की उत्पत्ति होती है। धनावेश की उत्पत्ति होती है। तीसरा पॉइंट इसमें, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता से, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता से ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। अब ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अब देखो तो हमने क्या कहा कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है, हमने पहले कहा इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर की जाती है। ठीक है, हमको पता चल गया। इलेक्ट्रॉन की जहां कमी देखी जाती है वहां पर धनावेश की उत्पत्ति होती है, यानी कैसा चार्ज आएगा भैया, पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो अभी सब बताएंगे। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश की उत्पत्ति होती है। जाहिर सी बात है, जब कमी से धनावेश निकलेगा तो अधिकता से क्या निकलेगा, ऋणावेश। अब इसका मेन फंडा क्या है, आइए उसको समझते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ रखा है कि ये हमारा एक छोटा सा क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करती हैं कुछ कक्षाएं हमारी, जिसमें घूमते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। बाहरी कक्षाओं में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाभिक में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्लस हमारा प्रोटॉन। ये भी बातें पता है हमको। अब आपके दिमाग में थोड़ी सी बातें जा रही होंगी कि हमको ये चीज पता है, क्या कहा हमने कि किसी भी अगर हम एक निश्चित एटम के बारे में बात करें तो उस छोटे से पार्ट में हमारा पाया जाता है न्यूक्लियस, जिसे नाभिक बोलते हैं। उसी नाभिक में उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई मास नहीं। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आवेश की संकल्पना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों हुई, ऐसा क्यों भैया, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं हुई, न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं हुई। तो न्यूट्रॉन की तो बात समझ में आती है कि इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी मास नहीं है, तो ये इस पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, कि ये आवेश में कोई भी चीजें ये पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रोटॉन के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो इस इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं ले सका और सिर्फ आवेश में इलेक्ट्रॉन की ही गणना की जाती है, ऐसा क्यों। तो देखो, इसका एक सीधा सा रीजन ये है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन का भार, दूसरा चीज आवेश अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगली चीज
मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें, दूसरी चीज आवेश अगर हम इस प्रोटॉन की ज्ञात करें तो चारों में अंतर हमको क्या मिलेगा, छोटा सा ही अंतर मिलेगा, सिंपल सा एकदम। आप कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता होगा आपको, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यहाँ पर -28 कर दोगे तो ग्राम में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये कूलाम भैया कहाँ से पैदा हुआ आपको बाद में बताएंगे। कुल मिला के अभी जानिए कि चार्ज की यूनिट हमारी कूलाम होती है, बस इतना ध्यान रखिए। अभी ये कहाँ से आया हम सब बताएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन, अब मास ऑफ प्रोटॉन हमारा कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखा जाए तो हमारा, आपको ऐसे नहीं लिखना है, सिंपल से क्या करो कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1837 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये नई खिचड़ी पकी यहाँ पर, इसको पॉइंट को हाईलाइट इसलिए करो आप कि आखिर ये आया कहाँ से। तो देखो आप कि जो हमारे प्रोटॉन का भार होता है वो 1837 गुना होता है इस इलेक्ट्रॉन के मास का। ठीक, लास्ट पॉइंट, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का तो चार्ज सेम है, फिर इलेक्ट्रॉन काहे घूम रहा है, प्रोटॉन काहे अंदर पड़ा है। तो बच्चों इसका मेन रीजन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पर जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। यही रीजन है कि ये नाभिक के अंदर पाया जाता है, ये हमारे नाभिक के बाहर रिवॉल्व करता रहता है। और जब प्रोटॉन का भार इतना ज़्यादा है तो भैया वो 1837 गुना पहले से भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन जितना रिवॉल्व कैसे कर सकेगा। इसीलिए हमेशा आवेश की संकल्पना को इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दिया जाता है, ना कि प्रोटॉन के आधार पर। रीजन समझ में आया क्या कहा हमने, कि आवेश की संकल्पना का श्रेय सारा का सारा इलेक्ट्रॉन को इसलिए दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है प्रोटॉन से और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के भार का 1837 गुना ज़्यादा भारी होता है। ये इतना रीज़न हमारा होता है। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमारे पास अगर आवेश के प्रकार की बात करें, यहीं पर देखते हैं एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी हेडिंग को अगर हम देखें कि हमारा आवेश का प्रकार क्या है, तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है ये हमारा, आराम से कर सकते हैं। आवेश का अगर हम प्रकार देखें तो आवेश नॉर्मली सा हमारे पास दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है हमारा ऋणावेश। ये भी हमको बचपन से पता है क्या, कि चार्ज के टू टाइप्स होते हैं, एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी एक हमारा धनावेश, दूसरा हमारा क्या होता है ऋणावेश। इतनी बातें हमको पता है। ठीक, धनावेश को जहां भी हम दिखाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं, ऋणावेश को नेगेटिव चार्ज से दिखाते हैं। ठीक, ये इतनी बातें हमारी कंफर्म हुई। ठीक है, इतनी हो गई। अब यहां से आपको हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश की उत्पत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश कैसे उत्पन्न होता है। दोनों चीजें बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन की कमी से धनावेश कैसे बन जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋणावेश कैसे बन जाता है। तो बढ़ते हैं इसमें, आइए आगे। तो बच्चों कैसे हम कमी से धनावेश और अधिकता से ऋणावेश को बताते हैं, तो आइए देखते हैं इसको। हम मानते हैं कि हमारे पास में, हमने आपको क्या बताया कि कोई भी उदासीन अगर परमाणु भी क्यों ना हो वहां पर भी आवेश आसानी से आ सकता है। बस वहां पर कंडीशन क्या होगी, आप उसको चाहे धनावेश बना दो चाहे ऋणावेश बना दो, यही कंडीशन लगेगी बस। हम मानते हैं कि हमारे पास में सोडियम था, ये कैसा है, उदासीन। उस समय इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना था, 11। अब आप देखो जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन्स की होती है वही सेम संख्या प्रोटॉन की भी पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11। अभी तक मामला ठीक है। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया,
एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर कर दिया। जैसे ही हमने बाहर किया तो अब कंडीशन हमारी क्या बनी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन बचा 10, क्योंकि 11 था, एक निकल गया, बचा 10। प्रोटॉन की संख्या नहीं निकली तो प्रोटॉन इसके पास 11 ही है। अब आप देखो, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, प्रोटॉन की संख्या है 11। इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में, प्रोटॉन होता है प्लस में। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या एक ज्यादा है। एक किस में ज्यादा है? पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में ज्यादा है तो कितना होगा? +1। इसीलिए सोडियम के ऊपर आया कितना? +1। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन की कमी से ऊपर में क्या आता है? धनावेश। इसी प्रकार से ऋणावेश में अगर देखिए हम, हमारे पास था क्लोरीन जिसका होता है 17। ठीक, यहां पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी भी कितनी है? 17। प्रोटॉन की संख्या भी अभी कितनी है? 17। ठीक है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद में ये आया हमारा Cl। जब इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक बढ़ गया, 17 था, अब कितना हो गया? 18। प्रोटॉन अभी जितना था उतना ही रह गया। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन पहले था 17, अब है 18, यानी एक बढ़ गया। प्रोटॉन पहले थे 17, अभी भी उतने हैं 17। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा एक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस। प्रोटॉन हमारा जितना था उतना ही है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा अगर एक, तो एक इसके ऊपर होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा? -1। तो यानी क्लोरीन के ऊपर आ गया हमारा क्या? -1, यानी -1। ठीक, इसीलिए हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो धनावेशित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो क्या हो जाता है? ऋणावेशित। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस आवेश का मात्रक क्या होता है। हेडिंग डालेंगे हम, आवेश का मात्रक। अगली हेडिंग हमारी होगी बच्चों, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो यहां से जब हम ज्ञात करेंगे आवेश का मात्रक, तो आपने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले से कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बटे समय, इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें, अल्फाबेटिकल फॉर्म में, तो विद्युत धारा को कैसे दर्शाते हैं? I = Q/T। इतनी बातें पता है, पहले से हमने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। ठीक, यहां से जब हम मात्रक निकालेंगे तो यहां से हमको मात्रक निकालना किसका? आवेश का। तो आवेश को इधर पक्षांतर करते हैं, तो आवेश बराबर क्या होगा? जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा विद्युत धारा गुणे समय। मतलब Q = I × T हमारा हो जाएगा। ठीक, अब यहां से आवेश को हम कैसे दर्शाते हैं? Q से, हमको पता है। तो आपको पहले से पता होगा कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, समय का मात्रक होता है सेकेंड, और ये एम्पियर इंटू सेकेंड मिल करके बन जाता है कूलॉम। एम्पियर इंटू सेकेंड बन जाता है कूलॉम। ठीक, तो आवेश का अगर हम देखें तो ये आवेश का होता है SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ठीक, जिसे हम किससे दिखाते हैं? C से। अब कूलाम्ब अलग चीज है, कूलाम अलग चीज है, दोनों को अलग अलग करके पढ़ाएंगे, वो बाद में बताएंगे, अभी के लिए परेशानी नहीं। बस इतना ध्यान रखो कि विद्युत धारा का SI मात्रक होता है क्या? कूलाम। ठीक, कहां से निकाला हमने? विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है क्या? हमारा कूलाम। ठीक, दूसरा मात्रक देखते हैं हम। अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा अगर आपसे पूछे आवेश का हमारा CGS मात्रक क्या होता है, तो आप क्या करोगे? फिर से लिखोगे आवेश का CGS मात्रक।
तो भैया इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक, सीजीएस मात्रक अगर कोई आपसे आवेश का पूछे तो उसे आप क्या बोलोगे? स्टेट कूलाम। इसे बोलते हैं ESU, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक बच्चों, सीजीएस मात्रक क्या होगा आवेश का? स्टेट कूलाम ESU, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आपको पता है कि एक कूलाम बराबर, अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, तो एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर 3×10⁹। एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ स्टेट कूलाम। ठीक, क्या क्या बताया हमने? आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, जिसे ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगला, एक कूलाम बराबर होता है 3×10⁹ स्टेट कूलाम। इतनी बातें हमारी क्या हुई? समाप्त हो गई। अगले टॉपिक में हम अगर आपसे कहें कि बच्चों आप बताओ कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो आप बताओ क्या होता है? तो आवेश का अगर कोई सबसे बड़ा मात्रक पूछेगा हमसे तो वो हमारा होता है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96500। इसे बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, फैराड अलग है, फैराडे अलग चीज है, इसको भी आपको हम बताएंगे अब भाई आगे आगे जब टॉपिक हमारा आएगा तब। इस आवेश का अगर हमसे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाता है तो वो होता है फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500, जिसे बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इतनी बातें हमारी समझ में आई? जी, समझ में आ गई। अब आवेश की मात्रा के आगे हम आइए देखते हैं कुछ मात्रक अलग से। तो हेडिंग डालते हैं कि आवेश का अन्य मात्रक। बच्चों, हम अगली हेडिंग बात कर रहे हैं किसका? आवेश का हमारा अन्य मात्रक। हमने क्या देखा? सीजीएस देख लिया, एसआई देख लिया, उसके बाद में हमने स्टेट कूलाम के बारे में देखा। फिर अगली चीज हमने क्या देखी कि सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है, जिसकी वैल्यू होती है 96500। ठीक, अब हम देखते हैं कि आवेश के और कौन कौन से मात्रक हैं। तो आवेश का एक मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। आवेश का एक मात्रक होता है विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अब बच्चों, बहुत सी जगह बुक में आपको मिलेगा इसका। विद्युत चुंबकीय मात्रक को बोलते हैं एब कूलाम, एब कूलाम। ठीक है, याद रखना इसको कि विद्युत चुंबकीय मात्रक होता है इसका एक दूसरा मात्रक, जिसे बोलते हैं एब कूलाम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको बोलते हैं EMU। वो क्या था? ESU, यह है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, ये होता है ESU हमारा। ठीक है, एब कूलाम को हम सेम एज वैसे ही लिखते हैं, क्या? एब कूलाम, एब कूलाम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? एब कूलाम। अब यहां से एक चीज आती है कि अगर हम कहें कि एक कूलाम बराबर कितने EMU के बराबर होता है, तो ध्यान रखना आप कि एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। कुछ चीजें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इन सभी का यूज न्यूमेरिकल में आगे आएगा और आपको जो भी डेरिवेशन कराएंगे वहां भी मिलेगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी इसका एक आवेश का अन्य मात्रक होता है, जिसे हम एब कूलाम भी कहते हैं। बहुत सी जगह बुक्स में आपके दे रखा है। और एक कूलाम बराबर अगर EMU की बात करें तो 1/10 EMU होता है। ठीक, इतनी बातें आई क्लियर, समझ? ठीक, यहां से एक हम छोटा सा नोट बनाएंगे, ये हमारा बन जाएगा एक छोटा सा नोट।
और इसमें हम पॉइंट नोट डाउन क्या करेंगे, तो पॉइंट नोट डाउन करेंगे कि 1 कूलाम बराबर क्या होता है। 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। इसी प्रकार से 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो हमने अभी पीछे देखा था आपका वैद्युतिकीय मात्रक, ठीक है, इसका वैद्युतिकीय मात्रक यानी ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमारी किसकी होगी, 1 कूलाम की 3 × 10�9 ESU। इसी को बोलते हैं या फिर और स्टेट कूलाम, ठीक, इसी को आप स्टेट कूलाम भी कह सकते हो। और ये सारी की सारी बराबर हमारे किसके हो जाएंगी, 1/10 EMU और ABC। ये सारी किसके बराबर हो जाएंगी, 1/10 EMU या फिर एब कूलाम। समझ में आई इतनी बातें? कुछ नहीं किया हमने कहा 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर स्टेट कूलाम। ये सारी वैल्यूज बराबर होती हैं 1/10 EMU जो अभी हमने लिखा, या फिर इसको बोलते हैं एब कूलाम, इन सभी चीज़ों के। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें कि कुछ मात्रक हमको और मिलते हैं कि नहीं। बच्चों अब हम देखते हैं कुछ वैल्यूज हमारे सामने, क्योंकि 3-4 वैल्यूज हैं, आपको ये बताएंगे जो न्यूमेरिकल में हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है, ठीक, तो उसको सिर्फ ऐसे नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिएगा बस। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बहुत सी चीज़ें कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना मीटर होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो जाएगा। या कहते हैं हम कि हमारे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो हमने कहा ठीक है कुछ भी हो सकता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक। इसी प्रकार से आवेश में भी कुछ वैल्यूज कितने कूलाम के बराबर होती हैं ये हम आज देखेंगे। तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, सिर्फ 4 ही वैल्यू हैं, चारों को बस आपको हमेशा याद रखना है, ठीक। 1 मिली कूलाम बराबर 10⁻³ कूलाम, ठीक। 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम। याद रखना है इन सभी वैल्यूज को। एक क्या हो गया, मिनी हो गया, माइक्रो हो गया। अगला 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻12 कूलाम। चारों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है बच्चा कि 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻6 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻9 कूलाम, 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम। यहां तक बातें समझ में आई। अब ये इतना हमारा सिर्फ मेन था टॉपिक आज का, अगर आप कह सकते हो आवेश के बारे में सिर्फ जानना, ठीक। इतनी बातें हो गई आवेश के बारे में। अब आपकी जो थोड़ी सी क्लास बची हुई है अभी आज कंप्लीट करेंगे थोड़ा सा, तो उसमें आइए अब हम देखते हैं कि आवेश कब सजातीय हो सकता है और आवेश कब विजातीय हो सकता है, इसके बारे में। ये आज का आपका होगा लास्ट टॉपिक हमारे इस पहली क्लास का। बढ़ते हैं आइए आगे। पहली कंडीशन हम देखेंगे बच्चों, अगर हमारे पास कोई आवेश है जो सेम है, प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, अगर सेम चार्जेस आपस में हैं तो इसको हम लोग कहेंगे सजातीय आवेश, जिसे बोलते हैं लाइक चार्जेस। और इसमें ध्यान रखना कि जब सजातीय आवेश या लाइक चार्जेस
एक दूसरे के पास आते हैं तो ये हमेशा करते हैं एक दूसरे का प्रतिकर्षण। ये एक दूसरे को हमेशा दूर भगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिपल्सन। ठीक बच्चों, सेकंड कंडीशन हमारी बनती है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। अगर अलग अलग चार्जेस हैं आपस में आमने सामने तो इसे बोलते हैं विजातीय आवेश। इसे बोलते हैं विजातीय आवेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस, ठीक। और जहां पर यहाँ प्रतिकर्षण हो रहा था वहां पर इसका जस्ट अपोजिट आकर्षण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन। इतनी बातें ध्यान रखना आप कि अगर सजातीय आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे का, अगर विजातीय आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। ठीक है। और यहाँ पर तीसरी कंडीशन हमारे सामने क्या बनती है, तो तीसरी कंडीशन हमारे सामने बनेगी, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ में आ रहा है अनावेशित, कोई नेगेटिव चार्ज है और इसके साथ में आ रहा है अनावेशित, तो यहां पर क्या होता है, इस कंडीशन में हमेशा कम आकर्षण होगा। ऐसा नहीं कि आकर्षण नहीं होगा, अनावेशित में कम आकर्षण होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लेस अट्रैक्शन। लेस अट्रैक्शन। ठीक बच्चों, इतनी बातें समझ में आई कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है और साथ में उसके कोई अनावेशित कण है या वस्तु है तो उसमें कम आकर्षण होगा। नेगेटिव अगर आवेश है उसके साथ में कोई अनावेशित वस्तु है तो वहां भी कम आकर्षण होगा। ऐसा नहीं है कि आकर्षण होगा नहीं, होगा, बट कम आकर्षण होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अगला हम हेडिंग देखेंगे अपना आवेश का गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस क्या होता है। बढ़ते हैं, आइए आगे। आवेश का गुण क्या होता है बच्चों, तो आवेश का गुण होता है हमेशा एडिशन यानी योज्यता, और इसको जोड़ने के लिए आवेशों को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। आवेशों को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। यहां पर लिखेंगे आवेशों को हमेशा, आवेशों को हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं, चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, आवेशों को जब भी जोड़ेंगे हमेशा चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। और आप देखो, कोई हमारे पास में उदासीन वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमने स्कूल में अपने बहुत सारी चीजें देख रखी हैं। मान लीजिए हम कभी भी क्लास में अपनी बैठे रहते थे तो वहां पर क्या करते थे, हाथ में ऐसे पेन को लिया, हमने सर में ऐसे रगड़ा, रगड़ने के बाद में जब कागज के पास ले जाते थे तो कागज क्या होता था, चिपकता था। ऐसा हुआ है कभी, जरूर हुआ होगा कि कभी भी आपने पेन को लिया हो, अपने बालों में ऐसे रगड़ा हो और रगड़ने के बाद में आप कागज के पास ले गए तो कागज है उसकी तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, यानी चिपकने की कोशिश करता है। तो अब आप कहोगे ऐसा क्यों, हमने आपको पहले भी कहा कि कोई भी उदासीन वस्तु अगर हैं और उनके बीच घर्षण कराया जाए जोर से तो कुछ ना कुछ वहां पर चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है, जो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए हमने कहा अभी लास्ट पॉइंट में आपसे, तीसरे पॉइंट में, कि कभी भी प्लस या माइनस चार्ज होगा वो उदासीन वस्तु के साथ में यानी अनावेशित वस्तु के साथ में अगर संपर्क में लाया जाएगा तो वहां पर आकर्षण होगा मगर कम आकर्षण होगा, लेस अट्रैक्शन होगा। ठीक, हमने अभी कहा। तो इसका जो एक गुण होता है आवेश का, कि कोई उदासीन वस्तु भी अगर है तो वहां पर भी इनके बीच में आकर्षण देखने को मिलता है, चाहे कम मिले, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि पेन का यूज करके आप बालों में रगड़ो और उसके बाद कागज के पास ले जाओ
तो वो उसमें क्या होता था, आकर्षित होता था कागज। तो एक तो पहली चीज ये भी हमारी क्या थी, अनावेशित, लेकिन बाद में इसमें आवेश आया घर्षण होने के कारण। दूसरी चीज कॉम्ब हमारी, यानी हम जिसे बोलते हैं कंघी, जिसे बालों को झाड़ते हैं, कंघी भी हम कभी भी सर में जब ऐसे रगड़ते थे बाल झाड़ते समय, उसके बाद जब लाते थे कागज के पास में, तो फिर से कागज वहां पर क्या होता था, अट्रैक्ट करता था, यानी कागज वहां पर आकर्षित होता था कंघी की तरफ में। तो वहां भी क्या होता था, घर्षण के कारण आवेश क्या हुए वहां पर उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के साथ में ही वो अनावेशित चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। इसीलिए इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे क्या, कि उदासीन वस्तु पर आवेश पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये पॉइंट हमारा क्या होगा, उदासीन वस्तु पर, उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, आवेश तो होता है, परंतु नेट आवेश नहीं होता है, परंतु नेट आवेश नहीं होता है। यानी उदासीन वस्तु पर भी कुछ ना कुछ आवेश तो होता है, तभी वो एक दूसरे को थोड़ा बहुत आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, परंतु उस पर कोई नेट आवेश नहीं होता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे पास में सोडियम है, हमारे पास में क्लोरीन है। ठीक, हमारे पास में सोडियम है, हमारे पास में क्लोरीन है। सोडियम है हमारे पास, क्लोरीन है हमारे पास। अब ये किस अवस्था में है, हमारे उदासीन अवस्था में है। ठीक है, किस अवस्था में है, ये उदासीन अवस्था में है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 11। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 17। इलेक्ट्रॉन माइनस में, प्रोटॉन पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन माइनस में, प्रोटॉन पॉजिटिव में। इस माइनस से ये पॉजिटिव कैंसिल हुआ, नेट चार्ज हमारे पास क्या आया, 0। इस इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कैंसिल हुआ, नेट चार्ज हमारे पास में क्या आया, 0। तो ये उदासीन थे ना, इनके ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं, माइनस चार्ज नहीं है, उदासीन ही है दोनों। तो हमने क्या कहा कि उदासीन वस्तु पर आवेश तो होता है, परंतु नेट आवेश नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। तो बच्चों, आज की क्लास हम आपके सामने यहीं तक रखेंगे। आज की हमारी पहली क्लास, न्यू सेशन हमारे 2024 और 25 के लिए, ये सभी बच्चों के लिए आसानी के साथ मदद कर सकती है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, चाहे आपका IIT JEE या फिर नीट का बच्चा हो, सभी के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज हमने अपनी एक शुरुआत की है इस नए क्लास के साथ में, क्लास 12 की फिजिक्स की, जिसमें हमने आज थोड़ा सा डिस्कस किया अपनी पहली इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी का पहला चैप्टर, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने हम नेक्स्ट टॉपिक में। वहाँ पर हम पढ़ेंगे थोड़े से आवेश के बारे में, और वहाँ पर प्रकार को लेकर के और उसके आगे के टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमने बहुत ही धीरे धीरे से शुरुआत की है, और इसी प्रकार से धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपका कोर्स भी क्या है, टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन के लिए भी समय मिल जाएगा। तो आसानी के साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हम सब सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे हमारी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के अपनी एक नई क्लास को। तब तक के लिए अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कोई भी एक कमेंट मेंशन कीजिएगा, चाहे आपके डाउट से रिलेटेड हो या फिर आपकी इस क्लास से रिलेटेड हो, आपके कमेंट को यहाँ पर देखा जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड के प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए कुछ ना कुछ कर पाते हैं। तो हमेशा आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और आपके साथ हम भी लगे हुए हैं आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए। मिलेंगे आपसे अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में ऑलवेज व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।